नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसका सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है। अब इसी की एक बानगी कानपुर भी है, जहां 2017 के बाद से विकास की ऐसी बहार आई है कि सभी देखते रह गए। आज एक बार फिर से पीएम मोदी कानपुर के दौरे पर हैं। यहां वो करीब 3 घंटे रहेंगे और कानपुर को तकरीबन 47,573 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम हैं, जैसे गौरियापाली मार्ग 4 लेन में चौड़ीकरण का वो शिलान्यास करने वाले हैं, जहां चुन्नीगंज से सेंट्रल तक अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट का भी उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। इसके अलावा भी और भी कई कार्यक्रम जहां पीएम मोदी की उपस्थिति रहेगी। तो वहीं विद्युत को लेकर अगर बात की जाए तो कानपुर में 2017 तक विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 15,916 मेगावाट थी, जिसको 8,952 मेगावाट बढ़ाया गया और अब कुल 24,868 मेगावाट उत्पाद हो गई है। वहीं साल 2016 मेगावाट बिजली का उत्पाद और बढ़ाने की कोशिश है, जिसके बाद कुल क्षमता 27,184 मेगावाट हो जाएगी। जैसे कि आपको बता भी दें और आपको पता भी होगा कि कानपुर एक इंडस्ट्रियल जिला है, जिसकी वजह से इसलिए हम कह रहे हैं यूपी में डबल इंजन सरकार है, कानपुर की विकास की राह पर। ऐसे में मोदी के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। चुन्नीगंज से सेंट्रल तक अंडरग्राउंड मेट्रो का यहाँ पे बड़ी सौगात दी जाएगी। घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट है, जिसका यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना। तो पीएम मोदी का दौरा निश्चित तौर पर बेहद खास हो जाता है, जहाँ कानपुर वासियों को करोड़ों की सौगात पीएम मोदी देंगे। कई ऐसी परियोजना जिसका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। गौरियापाली मार्ग 4 लेन में चौड़ीकरण उद्घाटन है। आपको बता दें कि चुन्नीगंज से सेंट्रल तक अंडरग्राउंड मेट्रो उद्घाटन होगा। घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 यूनिट। तो वहीं पनकी में एक तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन। पनकी से कल्याणपुर तक 2 नए रेल ब्रिज भी यहाँ पर अब कानपुर वासियों के नाम होंगे, जहां बिनगवा में 40 MLD क्षमता का टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट, बिठूर में नए अग्निशमन केंद्र और उसके भवन। चुन्नीगंज से सेंट्रल तक अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन, यानी कि बड़ी सौगात देने की तैयारी है। 2017 का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो 2017 तक विद्युत उत्पादन क्या रहा और अभी क्या स्थिति है, वो भी जरा आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। कुल 15,916 मेगावाट क्षमता थी। पहले 2017 में 8,952 मेगावाट को बढ़ाया गया, अब कुल 24,868 मेगावाट हो चुकी है। इस साल 2,316 मेगावाट बढ़ाई जाएगी, यानी कि अगर इसे बढ़ाया जाता है विद्युत को तो उस दौरान कुल क्षमता 27,184 मेगावाट हो जाएगी। अब ऐसे में 2017 के बाद कई ऐसे परिवर्तन जो कानपुर में देखने को मिले, जिसकी वजह से कानपुर की तस्वीर और तासीर बदली है, जिसमें 13 बिजली घरों का काम आगे बढ़ा है। 13 बिजली घरों की क्षमता 18,040 मेगावाट रही। 9,000 मेगावाट की बिजली घर चालू, बाकियों पर काम जारी है। कुल 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण, 1,78,00,000 विद्युत संयोजन निर्गत। अब ऐसे में जो काम है उसकी प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, अब निर्माण कार्य जारी है और कई तरह की बड़ी सौगात देने का काम भी लगातार पीएम मोदी कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से है। केंद्र सरकार साथ ही 10 सालों के लिए बिजली उत्पादन की व्यवस्था कर रही है। तापीय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा की व्यवस्था है। वहीं उत्तर प्रदेश की उत्पादन क्षमता किस तरह से बढ़ रही है वो भी आप समझिए, जहां 31 मार्च 2014 को 4,839 मेगावाट, 31 मार्च 2017 को 5,818 मेगावाट, 31 मार्च 2019 को 5,474 मेगावाट रही। ऋषभ मेरे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से लाइव बने हुए हैं। ऋषभ, फिलहाल क्या तस्वीरें पीएम मोदी के दौरे को लेकर? भव्य तरीके से हुआ है। करीब 2 बजे उनके आने का हमें उसके बाद जो है यहाँ पर आएंगे। जनसभा है, करीब 24 कुर्सियां यहाँ पर है, 7 कुर्सियां होंगी और विधानसभा में होंगे और जो है उनके साथ मौजूद होंगे। पूरी तरह और करोड़ों की
काफी बहुत बड़ा भी है। सुधार में अच्छा हो गए और ऋषभ देखिए बिल्कुल लगभग तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर अभी आपकी उपस्थिति है, वहां पर देखा भी जा रहा है आपके पीछे किस तरह से तैयारियों को अभी भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। इंतजार महज पीएम मोदी का है। अगर हो सके थोड़ा उस लोकेशन से साइड आ जाइए क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है ऋषभ, और ऐसे में जरा लोगों से भी बातचीत कीजिए और जो वहां पर गणमान्य लोग हैं उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो क्या तस्वीरें सामने आएंगी और कितना जोश हाई देखने को मिल रहा है। क्या करते हैं कितने बजे हमारे यहाँ पर आ गए क्या किसानों को कुछ योजना देना जाए देखा यहाँ पर आए महिलाएं भी यहाँ पर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं बहुत सारा क्या कार्यक्रम है आई अक्सर में कहाँ से अच्छा ये देखिए एनजीओ की जो महिला है वो भी यहाँ पर आई है। लगातार आगे का सिलसिला जारी है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देख लीजिए दिखाएं किस तरीके यहाँ पर बूथ आए हुए हैं। देखिए हैं क्या नाम है आपका और क्या क्या है क्या क्या करते हैं आप। हाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये भी यहाँ पर आए हैं। लगातार जो है स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। जो एनजीओ की जो महिला है वो भी यहाँ पर आ रही हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी लगातार जो आना शुरू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। जी चर्चा करने के लिए कृष्ण मोहन पांडे जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका और पहला रिएक्शन इसी को लेकर कि कानपुर की तकदीर और तासीर हमेशा से बदलती हुई नजर आई है। 2017 से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कानपुर की दिशा दशा किस तरह से बदलाव देखने को मिला। आज एक बार फिर से पीएम मोदी कानपुर के दौरे में है, किस तरह का बड़ा बदलाव? देखिए कानपुर जो है उद्योग की नगरी रही है जी। और शुरू से ही कानपुर के लोग उद्योग पर विश्वास रखते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर और 2024 तक अब 25 समय आ गए, पिछले 11 वर्षों में उद्योग को लेकर भारी सहयोग किया है और लोगों को जागरूक किया है कि उद्योग की तरफ अग्रसर हो और उसका जिसका प्रतिफल पूरे देश में दिख रहा है कि बड़ी मात्रा में लोग जीएसटी कलेक्शन हो, लोग उद्योग के प्रति आसान्वित हो रहे हैं, अपने अपने व्यापार कर रहे हैं और वही व्यापार का एक बड़ा स्वरूप कानपुर में देखने को मिलेगा और उसमें बड़े सौगात भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देंगे, जिससे उत्तर प्रदेश का जो विकास का इंजन है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा और कानपुर जो पूरब का मैनचेस्टर का भी कहा था उस प्रक्रिया को हम पूरा आगे बढ़ाते हुए देश में कानपुर की एक नई कानपुर की जो नई आभा है उसको देने का काम करेंगे। अब बिल्कुल देखिए आपने चूंकि जिक्र भी किया और कानपुर निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के तौर पर जाना भी जाता है और ऐसे में जब जब पीएम मोदी यहां पर आए हैं तो कानपुर वासियों को निश्चित तौर पर बड़ी और करोड़ों की सौगात दी। लेकिन इस बीच कानपुर मेट्रो जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था और कानपुर वासी यही सोच रहे थे कि जो नया फेज है वो कब यहाँ पर शुरुआत होगी। अब जब उसका उद्घाटन होगा तो उस फेज की खासियत आप लोगों की नजर में क्या है और ऐसे में लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत के तौर पर है? देखिए कानपुर चूंकि मैं पहले ही कहा कि औद्योगिक क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर वहां पे रश है, वहां पे एक बड़ी संख्या है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और जिस भी शहर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है वहां पे जाम की समस्या बनी रहती है। क्योंकि जब अब मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है तो मेट्रो के साथ एक बड़ी जनसंख्या मेट्रो पे चलेगी जिससे जाम खत्म होगा तो वहां पर औद्योगिक एक्टिविटी तेजी से आगे बढ़ेगी और कानपुर के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और इसके साथ साथ निजी जीवन में उनको सुलभता आएगी जिससे कानपुर तेजी से आगे बढ़ते हुए दुनिया के मानक पर जो पूरब का मैनचेस्टर था अब वो पूरा स्थापित कर पाएगा।
ठीक है सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी हिंदी खबर में। सर, पीएम मोदी पहले बिहार के दौरे पर जाते हैं, बिहार में विशाल रोड शो करते हैं, अब वो उत्तर प्रदेश के कानपुर आएंगे, आप कैसे देख रहे हैं सर? धन्यवाद ऋतु जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज का कानपुर का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम इस स्थिति में जैसी स्थितियां रही हैं अभी बीते दिनों हम लोगों ने देखा है, उसके बाद प्रधान ऐसा लग रहा था कि भारत जैसे युद्ध के ही मोड में है, तो भारत युद्ध के ही मोड में नहीं है, भारत विकास के मोड में भी है। प्रधानमंत्री मोदी एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अगर उनका दौरा है तो वो बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के एक सिटी जो कानपुर बहुत महत्वपूर्ण सिटी रहा है उसको देने जा रहे हैं। पावर प्लांट का उद्घाटन करने का शिलान्यास और लोकार्पण है। कुल 17 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण है या शिलान्यास करना है। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी खासियत है कि वो जिस भी प्रोजेक्ट का शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका लोकार्पण भी वो करते हैं। आप उनके बयानों में देखिए, बहुत स्थायित्व होता है, बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि जिसका मैं शिलान्यास करता हूं मैं उसका लोकार्पण भी करता हूं। यानी बहुत टाइम गैप के, स्पेसिफिक टाइम गैप में पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्रोजेक्ट को निपटाने का जो उनका असर्शन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कानपुर में देखिए, जो भूमिगत मेट्रो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है यहाँ का। इसमें अंडरग्राउंड मेट्रो पनकी और घाटमपुर के साथ और पावर प्लांट है, सोनभद्र, बुलंदशहर, एटा के पावर प्लांट है। कुल मिलाकर के 4000 से ज्यादा ढेर सारे पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। पूरा कानपुर को एक ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की सेंटर के रूप में आप देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बिहार के लिए बहुत आक्रामक है विपक्षी दल की। प्रधानमंत्री मोदी बिहार गए हैं, उन्होंने चुनावी लाभ लेने का प्रयास किया। देखिए, जब कोई भी सरकार, कोई भी नेता जब सत्ता में होगा तो जब विकास कार्य करेगा तो उसका लोकार्पण करेगा, शिलान्यास करेगा। पहले क्या है, शिलान्यास हो जाता था, लोकार्पण दिखता नहीं था। अब लोकार्पण भी हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। बिहार चुनाव के मोड में है। निश्चित रूप से एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को, इन सबको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जब आप काम करेंगे तो जनता उसका लाभ देगी। यही एक महत्वपूर्ण चीज है जो बिहार के लिए, कम से कम बिहार के चुनावों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रही है। बिल्कुल सर, और बिहार के लिए तो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से, यानी कि बीजेपी की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जानी शुरू हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर यहाँ पर तैयारी की जा रही है। लेकिन एक और रिएक्शन में लूंगी सर आपसे, कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा। ये कि अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसमें सबसे पहली गोली जिस शख्स को लगी थी वो थे शुभम द्विवेदी, क्योंकि वो जो नरसंहार किया गया था उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर और तमाम तस्वीरों के तहत हम लगातार बता भी रहे हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब कैसे करना है। आज पीएम मोदी जब कानपुर जाएंगे तो इन तमाम कार्यक्रमों के बाद वो शुभम द्विवेदी के घर भी जाने वाले, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमने शुरुआत के दौर पे देखा था, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो जानते ही नहीं है शुभम द्विवेदी को, वो है कौन, तो हम तो नहीं जाएंगे। ऋतु जी, देखिए, शुभम द्विवेदी कोई व्यक्ति नहीं है, किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। शुभम द्विवेदी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। शुभम द्विवेदी एक व्यक्ति है जो उस कारक का द्योतक है कि जो भारत के सामर्थ्य पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज उनके घर पहुंच करके ये बताने का प्रयास करेंगे कि जिसने भारत के सामर्थ्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया, हमने उसको मटिया मेट किया है। हमने उस पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को डिमोलिश किया है, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है। ये असर्शन के साथ जा रहे हैं। और कानपुर जब वो जाएंगे तो वो उस समर्पण के साथ जाएंगे उस परिवार के लिए जिसने अपने उस बेटे को खोया है। देखिए, एक बेटा नहीं है वो, केवल वो उस राष्ट्र का प्रतीक है, उस सामर्थ्य का प्रतीक है। और मुझे लगता है उसी चीज को रीइंस्टेट करने के लिए, पुनः बताने के लिए, पुनः अपनी बात को सामर्थ्य के साथ कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उसके घर जाएंगे। उनके पेरेंट्स से निश्चित रूप से उनका धन्यवाद भी करेंगे कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन उसने अपनी शहादत से राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। कम से कम पाकिस्तान जिस ट्रैक पर है वो
निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे आप एक कारण कह सकती हैं, शायद शुभम द्विवेदी की शहादत से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने एक तय किया कि नहीं, अब इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। कई बार होता है ना कि कोई एक घटना होती है जो छोटी सी लगता है कि अब ये यहाँ से समस्या का निदान हो गया, तो शुभम द्विवेदी की शहादत से कम पाकिस्तान में चल रहे ढेर सारे वो जो टेररिज्म के सेंटर्स थे उनका निस्तारण हुआ है। जी ठीक है सर। एक बार फिर से कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आते हुए, चूंकि सर हम शुभम द्विवेदी का लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी इन तमाम कार्यक्रमों के बाद उनके घर जाएंगे, सांत्वना उनके परिजनों को देंगे और उनके दुख दर्द पीड़ा को कम करने की कोशिश होगी। लेकिन सर शुभम द्विवेदी की पत्नी लगातार, आपने भी सुना होगा, कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं जहां पर वो सरकार से गुहार लगा रही है कि अब जो होना था वो हो गया 22 अप्रैल को, उनके पति अब किसी के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जब पीएम मोदी जाएंगे वो अपनी बात रखेगी तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? देखिए ऋतु जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि शुभम जी के जो साथ घटना हुई वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के साथ घटना नहीं हुई थी, वो भारत के नागरिक के साथ हुई थी। और भारत के नागरिक हम भारत के लोग हैं और देश का संविधान, वो शुभम द्विवेदी देश का संविधान है, हम भारत के लोग हैं। तो वो जगह हमला था वो हम भारत के लोगों पर था, तो निश्चित तौर पर यदि वो हमला था तो ऐसी घटना के शिकार लोगों के घर जाने के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति को ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। वो भारत की अस्मिता पर विश्वास रखने वालों, भारत की संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ निश्चित तौर पर उनके घर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी वो उसी कड़ी में जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका स्वागत पूरा देश कर रहा है। चूंकि शहीद का दर्जा उनकी पत्नी कह रही है देने के लिए, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी इस बात को विचार करेंगे और जो भी बेहतर निर्णय होगा, आप देखते होंगे कि देश के नागरिकों के लिए जो भी बेहतर निर्णय होते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी लेकर देश को चौंकाते हैं। निश्चित तौर पर जो भी बेहतर निर्णय होगा प्रधानमंत्री जी लेंगे और वो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मामला है, देश के नागरिक पर हमला एक व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं होता, वो संविधान पर हमला होता है, व्यक्ति विशेष देश की अस्मिता पर हमला होता है और उसका माकूल जवाब देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिसका देश के लोगों ने स्वागत भी किया और साथ स्वीकार किया कि नेतृत्व हमारा हाथ बेहतर हाथों में है, बेहतर जगह पर है, देश का नेतृत्व बेहतर संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है और जिसका प्रतिफल ये है कि शैक्षिक विकास के साथ, स्वास्थ्य विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ साथ हम अपने सीमा के क्षेत्र में भी मजबूती से विकास कर रहे हैं। इसका द्योतक भी ऑपरेशन सिंदूर था, जिसका देश ने सौहार्द स्वीकार किया। लेकिन सर विपक्ष आप लोगों से सवाल ये पूछ रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 22 तारीख को आतंकी पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर तो उसके बाद था, लेकिन 22 तारीख को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं गए, जबकि 22 अप्रैल से पहले पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद वो सीधा बिहार चले जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो भी उपलब्धि रही उसको गिनाने के लिए। तो सीधे तौर पर ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं गंभीर तौर पर कि सिर्फ आप लोगों को चुनाव नजर आ रहा है इस तनाव भरी स्थिति में भी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो 22 तारीख की जो घटना थी, उस घटना के बाद आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी एक एक चीजों पर नजर बनाए हुए थे, एक एक चीजों की समीक्षा कर रहे थे और उस समीक्षा में बेहतर ढंग से उसका परिणाम आया। आपने देखा कि देश का नेतृत्व बेहतर ढंग से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर सिर्फ कश्मीर जाना ही उसका विकल्प नहीं था, उनको जवाब देना विकल्प था। प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट दे रखी थी सेना को, जिसका प्रतिफल ये रहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा बड़ा हमला हुआ। अब रही बात बिहार जाने की, तो स्वाभाविक सी बात है, देश के प्रधानमंत्री है, हर जगह पर उनकी बैठकें लगी हुई है, जगह पर उनकी मीटिंग्स लगी हुई है। उनके जाने के वो तमिलनाडु जाएंगे, वो बिहार जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, वो मध्य प्रदेश जाएंगे, तो वो जहां जाते हैं यदि आप उनको उनके जाने पर प्रश्न उठाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर पर वो देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, क्योंकि पूरे देश का विकास उनके एजेंडे में आता है और विपक्ष का विकास स्वयं के एजेंडे में, स्वयं का विकास उनके एजेंडे में आता है। इतना फर्क है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एक तो 40 करोड़ जनता दिखती है और विपक्ष को स्वयं का परिवार और स्वयं की पार्टी दिखती है, इतना अंतर है। तो निश्चित तौर पर वो अपना आरोप लगाते रहे, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी जो विकास यात्रा है, जो विकास गाथा है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, वो गुवाहाटी से हैदराबाद हो, इसके बीच में पूरा देश आता है। जहां भी विकास की जरूरत लगेगी प्रधानमंत्री जी उस पर अग्रणी रूप से अपना योगदान देते हैं और जगह पर, जैसे आज कानपुर आ रहे हैं, कल बिहार थे, परसों कहीं और होंगे। जो विकास की सौगात उत्तर प्रदेश में कानपुर में और सौगात देने जा रहे हैं विकास की, यहाँ पे कौन सा चुनाव है साहब?
वो कल तमिलनाडु रहेंगे, तो वहां पे कौन सा चुनाव है? देखिए, विपक्ष का काम है अपना कहना कि वो तमिलनाडु विकास चुनाव के लिए जा रहा है, लेकिन विकास बिहार का अति आवश्यक है। देश की मूल धारा के साथ जुड़ना ये उसका अधिकार है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की दृढ़ संकल्पित है, और केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है, और उसको हम पूर्ण करेंगे। विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए भले ही बीजेपी इस चीज को लेकर कितना भी कह दे कि ये चुनाव से प्रेरित दौरे नहीं है, लेकिन अंत में यही निकलता है कि राजनीतिक पार्टी में कब क्या हो रहा है, सियासतदान कब क्या कर रहे हैं, इस चीज को भांपना शायद हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। अब चूंकि पीएम मोदी पहले बिहार जाते हैं, उसके बाद अब कानपुर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि आने वाले समय के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है, यानी कि रूपरेखा तैयार की जा रही है? ऋतु जी, देखिए, कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को आप ये अपेक्षा करें कि वो बिल्कुल 100% राजनीति छोड़ देगा, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनुचित हो। ये प्रश्न राजनीति का नहीं है, लेकिन आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। बिल्कुल। आम जनता किसी भी राजनेता के कर्मों का, उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो डिसीजंस हैं, उन सबको समग्रता से इवेलुएट करके और उसके बाद उसको अपना निर्णय देती है, अपने नंबर देती है। उसका जो एनुअल एग्जाम होता है, जो कि जनरल इलेक्शन होता है, तो इसमें किसी नेता, किसी को ये सोचना कि नहीं ये इसका राजनीतिक लाभ ये लेने जा रहे हैं या वो, कोई लाभ नहीं लेने जा रहा है। देखिए, जनता बहुत समझदार है, वो चीजों को समझती है। अगर आप किसी चीज को राजनीतिक प्रत्यंचा पर चढ़ा देते हैं, तो या चुनावी प्रत्यंचा पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो भी जनता उस बात को समझती है। जनता जानती है आपकी नीति और नियत क्या है। निश्चित तौर पर सर, जनता जानती है, और उसी को लेकर लगातार जो यहाँ पर रूपरेखा है, रणनीति है, आम जनमानस के प्रति भी और उनके हित में भी लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। बहरहाल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।